देखते हैं एक्सीडेंटल कंडीशन, मतलब ये रोड से रिलेटेड रहेगा या फिर जो छोटे मोटे एक्सीडेंट होते हैं, कोई सुसाइड करता है तो उससे रिलेटेड जो चीज़ें होने वाली है जो एक्सीडेंटली होती है, ऐसे चीज़ों के लिए हम लोग फर्स्ट एड कैसे देंगे ये हम लोग आज इस लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक्सीडेंटल कंडीशन के बारे में जानने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमें कौन सी चीज़ें हमारे पास रखनी है फर्स्ट एड देते टाइम, जिसमें आ जाएगा फर्स्ट एड बॉक्स। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए। कोई भी एक्सीडेंटल जब कंडीशंस में हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं या फिर किसी को हेल्प करते हैं तो हमारे पास कुछ बेसिक चीज़ें अवेलेबल रहनी चाहिए। ठीक है, वो देखेंगे हम लोग। फिर नेक्स्ट देखेंगे इन्फेक्शन कंट्रोल एंड प्रिकॉशंस, मतलब फर्स्ट एड देते वक्त कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं और इन्फेक्शन कंट्रोल कैसे करना है, क्योंकि ऐसे टाइम हाइजीन की बहुत ज़रूरत होगी। जब भी हम लोग फर्स्ट एड देते हैं तो हाइजीन बहुत ज़रूरी है हमारे लिए भी, और जो विक्टिम है, जो कैजुअलिटी है, मतलब जो एक्सीडेंट में इंजर हो गया है, उसकी हाइजीन और हमारी हाइजीन, दोनों की हाइजीन बहुत ज़रूरी होती है। तो ये चीज़ हम लोग देखेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे ड्यूटीज़ ऑफ फर्स्ट एडर, मतलब जो फर्स्ट एड मैनेजमेंट कर रहा है या फिर जो फर्स्ट एड दे रहा है तो उसकी ड्यूटीज़ क्या रहेंगी, उसके कर्तव्य क्या क्या रहेंगे वो देखेंगे हम लोग। और फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सीडेंटल कंडीशंस। ठीक है, तो फर्स्ट एड बॉक्स कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, अ सेट ऑफ मटेरियल एंड टूल्स विच इज़ यूजफुल फॉर द ट्रीटमेंट टू द इल पर्सन और इंज्योर्ड पर्सन, मतलब जो भी इंज्योर्ड पर्सन है, जिसको इंजरी हुई है या फिर कुछ उसे मार लगा है, कुछ खरोच आई है या फिर एनीथिंग जो भी उसके साथ हुआ है, उसको मदद करने के लिए जो भी मटेरियल यूज़ किया जाता है, जो भी टूल्स यूज़ किया जाता है, उसको बोलते हैं फर्स्ट एड बॉक्स। ठीक है, अब फर्स्ट एड बॉक्स हमेशा ही हर ऑफिसेस में, हर स्कूल्स में, मेडिकल हॉस्पिटल्स में तो होता ही है, फिर हमारे घर में, या फिर जब भी हम लोग बाहर ट्रैवल करते हैं तो हमारे व्हीकल में होना चाहिए। इवन जब भी हम लोग टू व्हीलर से भी अगर जा रहे हैं तो कुछ बेसिक थिंग्स रख लीजिए, जैसे कि बैंडेज है, डेटॉल है, जैसे दो तीन चीज़ें एटलीस्ट अगर हमें खुद को भी अगर इंजरी होती है तो हम लोग यूज़ कर सकें। ओके, तो ये फर्स्ट एड बॉक्स हमेशा हमारे साथ रखना ही चाहिए। अब बाइक्स में भी आता है छोटा सा, उसमें बैंडेज होता है, ट्यूब होता है, तो ये हर जगह है, तो हमें भी अपने साथ हमेशा लेकर निकलना है, क्योंकि कौन सी चीज़ की कब ज़रूरत पड़ जाए हम लोग बता नहीं सकते। ठीक है, तो फर्स्ट एड बॉक्स हमेशा यहाँ पे हमारे साथ होना ही चाहिए। अब ऐसा नहीं कि हम लोग मेडिकल फील्ड से बिलोंग कर रहे हैं तो इसलिए फर्स्ट एड बॉक्स हैंडल करना है, ऐसा नहीं। आप लोग अपने सराउंडिंग पीपल को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, सभी को बताइए कि कहीं भी हम लोग जब बाहर निकलते हैं तो हो सकता है हम लोग खुद को इंजरी हो जाए या फिर आगे वाले को इंजरी हो जाए, तो हम लोग हेल्प कर सकें किसकी भी, क्योंकि फर्स्ट एड मैनेजमेंट में हमेशा ज़रूरी नहीं कि डॉक्टर ही होना चाहिए। एज अ सोसाइटी मेंबर हम लोग किसकी मदद कर सकते हैं ताकि आगे वालों को इंजरी कम हो, उसकी लाइफ हम लोग सेव कर सके, तो हम लोग कुछ बेसिक थिंग्स हमेशा कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट एड बॉक्स में देखते हैं हम लोग क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास मेन चीज़ें क्या होनी चाहिए, वो है बैंडेज। सबसे मेन है बैंडेज। ठीक है, तो बैंडेज में कौन से टाइप्स है, पहले है एडिसिव बैंडेज, जो हम लोग साधारण खरोच अगर आती है या फिर नॉर्मल अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो उस पर हम लोग एडिसिव बैंडेज लगा सकते हैं। लेकिन अगर ओपन वुंड है, वो बहुत ज़्यादा अगर डीप उसमें अगर खरोच आई है, अब खरोच के भी अलग अलग प्रकार है। एक होता है सिंपल से मार, अगर जैसे घसाटा लगता है तो उससे हम लोग एडिसिव बैंडेज यूज़ कर लेंगे। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ओपन वुंड है, मतलब जो मार है बहुत ज़्यादा खुला है, तो ऐसे इसमें हम लोग एडिसिव बैंडेज यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऐसे में हम लोग क्या यूज़ करेंगे, गॉज बैंडेज। तो सबसे गॉश। पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, डेटॉल होना चाहिए या फिर सेवलॉन होना चाहिए। जो इन्फेक्शन जो भी हुआ है डस्ट की वजह से या फिर जो वायरस उसमें घुस सकता है, बैक्टीरिया घुस सकते हैं, तो उसको क्लीन करने के लिए पहले हमारे पास डेटॉल होना चाहिए और कॉटन होना चाहिए।
तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी इंजरी हुई है, जो भी वहाँ पे मार लगा है, वहाँ पे हम लोग उसको साफ़ कर देंगे और फिर बाद में उसके ऊपर हम लोग गॉज बैंडेज बांध देंगे। ठीक है, ताकि जो मार लगा है इस पर हम लोग उसको ड्रेसिंग जैसे किया है तो उसको हवा भी मिले और वो थोड़ा बाहर की जो बैक्टीरिया है, डस्ट है, उससे प्रोटेक्ट भी हो जाए। ठीक है, फिर इसको काटने के लिए सीज़र चाहिए, तो सीज़र हमारे फर्स्ट एड बॉक्स में ज़रूरी है। फिर इसके साथ साथ क्रिप बैंडेज होना ज़रूरी है। क्रिप बैंडेज क्या था, ये हमने देखा था बैंडेज ऑफ टाइप्स ऑफ बैंडेज में, ये एक सेमी प्लास्टर जैसे काम करता है। अगर कोई पर्सन को हमको ऐसा लग रहा है कि इसे फ्रैक्चर हुआ है या फिर कोई जॉइंट में उसको बहुत ज़ोर का अगर मार लगा है, उसको बहुत ज़्यादा पेन अगर हो रहा है, तो हम लोग उसको क्रिप बैंडेज बांध सकते हैं। कई बार किसी को स्प्रेन या स्ट्रेन का इंजरी होता है, ये देखा था ना कि स्प्रेन में इंजरी होता है, स्प्रेन बोलते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं, तो उस टाइम भी हम लोग क्रिप बैंडेज का यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग मोच बोलते हैं। मोच आ गया है, चलते वक्त अगर पैर में अगर मोच आ गई या फिर अगर जब भी एक्सीडेंट होता है, कुछ होता है, तो हो सकता है पैर पे गाड़ी गिर गई हो तो उसको पैर में मोच आ जाएंगी, तो ऐसे टाइम हमारे पास क्रिप बैंडेज होना चाहिए। फिर ट्रायंगुलर बैंडेज होना चाहिए। अब ट्रायंगुलर बैंडेज ये ऑप्शनल है, क्योंकि अगर ट्रायंगुलर बैंडेज अगर नहीं भी रहा तो हमारे पास जो भी दुपट्टा है, स्कार्फ है, तो उसको हम लोग एज ए ट्रायंगुलर बैंडेज यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हो सके तो स्प्लिंट रखें। अब आर्टिफिशियल स्प्लिंट, छोटे स्प्लिंट भी आते हैं, तो ये ऑप्शनल है, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन अब स्प्लिंट हम लोग बाहर के भी यूज़ कर सकते हैं, जो मैनुअली ऐसे हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई पाइप हमें मिलता है, कोई कार्डबोर्ड अगर मिलता है या फिर लकड़ियाँ मिलती है, तो इसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं एज अ स्प्लिंट। ठीक है, लेकिन अगर छोटे स्प्लिंट भी आते हैं जो फर्स्ट एड बॉक्स में रहते हैं, जो अगर हमारे फिंगर्स में या फिर हमारे एल्बो में या फिर रिस्ट में अगर फ्रैक्चर आ गया तो उसको बांधने के लिए आता है वो। ठीक है, फिर इसके साथ साथ और क्या होगा, मेडिकल टेप रहेगा। जब भी हम लोग बैंडेज बांधते हैं, गॉज बैंडेज, या फिर अगर छोटा सा हम लोग अगर सिर्फ कॉटन अगर लगाना है तो हम उसको टेप मार सकते हैं। मेडिकल टेप आता है, कॉटन का होता है वो, तो वो मार सकते हैं, वो होना चाहिए हमारे पास। फिर इसके साथ साथ सेफ्टी पिन्स होने चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग जब गॉज बैंडेज बांध रहे हैं या फिर क्रिप बैंडेज से बांध रहे हैं तो उसको टाइट करने के लिए उसमें सेफ्टी पिन्स आते हैं, तो वो भी उसमें होना चाहिए। तो ये क्या हो गए, ये हो गया कॉमनली, मतलब ये बेसिक थिंग होनी ही चाहिए। अब इसमें कुछ ऑप्शनल थिंग्स होते हैं, जैसे कि सिरिंज, निडल, ये इसका हमेशा यूज़ नहीं होता है, लेकिन अगर रहे तो अच्छी बात है, वो हमें हमें यूज़फुल रह सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर थर्मामीटर अगर है तो वो अच्छा होता है, मतलब टेम्परेचर अगर हमें चेक करना है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये ऑप्शनल है। ठीक है, थर्मामीटर हो गया, फिर नीडल हो गया, फिर चिमटा होता है, पेयर ऑफ टंग बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में पेन टॉर्च होता है, छोटा सा टॉर्च आता है, तो ये सब चीज़ें हॉस्पिटल में आपको मिलेगा। लेकिन ये चीज़ें अगर हमारे पास जब हम लोग बाहर जाते हैं अगर नहीं रही तो भी चलेगा, ये ऑप्शनल चीज़ें हैं। लेकिन जो बेसिक थिंग्स है जैसे बैंडेज, सीजर, कॉटन, डेटॉल, ये चीज़ें हमारे पास होनी ही चाहिए। इसके साथ हम छोटा सा सोप रख सकते हैं, साबुन, या फिर हैंड वॉश रख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई यहाँ पे फर्स्ट एड बॉक्स की, मतलब ये चीज़ें इसमें होनी चाहिए। अब इसके अलावा कुछ मेडिसिन भी हम लोग रख सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन प्रिस्क्राइब ड्रग्स या फिर OTC, मतलब ओवर द काउंटर ड्रग्स। अब इसे नॉन प्रिस्क्राइब क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये हम लोग बिना प्रिस्क्राइब किए भी दे सकते हैं। मतलब अगर जो डॉक्टर जैसे प्रिस्क्राइब करते हैं, प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, तो उनके प्रिस्क्रिप्शन के अलावा भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एज अ नेचुरोपैथी डॉक्टर हम लोग कोई भी मेडिसिन यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि जब भी हम लोग मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं तो वो इलीगल होता है। लीगली हम लोग कोई मेडिसिन यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा जो थेरेपी है वो टोटली ड्रग लेस थेरेपी है। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं जो बहुत सीवियर कंडीशन होती है। ठीक है, तो उस टाइम हम लोग बेसिक
मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं, बेसिक जो ड्रग्स है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एस्पिरिन और पैरासीटामोल, ये बहुत बेसिक थिंग्स है। अगर कोई पेशेंट है जिसको बहुत ज़्यादा फीवर अगर है, या फिर बहुत ज़्यादा उसे पेन हो रहा है, जैसे कि अगर हम लोग बाहर कहीं जा रहे हैं, किसी का अगर एक्सीडेंट अगर होता है और वहाँ पर बहुत देर तक कोई मेडिकल असिस्टेंस हमें नहीं मिल रहा है, और वो पेशेंट जो भी विक्टिम है, कैजुअलिटी है, अगर उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, अनबियरेबल पेन रहता है कभी कभी, क्योंकि जब चोट लगती है जॉइंट्स पे, बोन पे, तो पेन बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे टाइम हम उसको ये चीज़ें दे सकते हैं ताकि टेम्पररी कुछ देर के लिए उसका पेन कम हो सके। ठीक है, फिर इसके साथ साथ कुछ एंटी हिस्टामिन्स आती है। एंटी हिस्टामिन कब यूज़ करते हैं हम लोग? कोई अगर इंसेक्ट अगर बाइट करता है, या फिर मधुमक्खी जैसे काटती है, या फिर एंट हो, या फिर अदर कोई भी बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं जो जहरीले होते हैं, तो ऐसे टाइम हम लोग एंटी हिस्टामिन यूज़ कर सकते हैं। अब उसमें ये एंटी हिस्टामिन एक ही ड्रग का टाइप है, उसमें मेडिसिन अलग अलग आती है। फिर एंटा एसिड यूज़ कर सकते हैं। एंटा एसिड क्या है? मतलब कई बार हमें बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है, या फिर स्टमक अपसेट होता है। ठीक है, तो ऐसे टाइम हम लोग एंटा एसिड यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि जेलुसिल आता है, ये बहुत कॉमन मेडिसिन है। फिर ओमी आता है, तो ये क्या करते हैं, हमारे एसिडिटी को कंट्रोल करते हैं, मतलब जो भी एसिड बढ़ गया है उसको कम करते हैं। क्योंकि एसिड की वजह से क्या होगा, कई बार चेस्ट पेन होगा, हार्ट बर्न होगा, होता है ना कि हार्ट में जलन होती है, सिलक उठती है, तो ये सिम्टम का क्या है, ये एसिड के है। क्योंकि पेट में अगर एसिड अगर ज़्यादा हो गया और कई बार वो ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, तो वो हमारे हार्ट पेन में रिजल्ट कर सकता है, हार्ट बर्न कर सकता है। तो ऐसे टाइम हम लोग एंटा एसिड दे सकते हैं। एंटी डायरियल मेडिसिन होते हैं, मतलब जो भी डायरिया से रिलेटेड जो भी सिम्टम्स है, ऐसे इसमें हम लोग कुछ मेडिसिन दे सकते हैं। डायरिया होता है ना, मतलब लूज मोशन लगना, बार बार हमें स्टूल पास करने की इच्छा होना, तो ऐसे में हम लोग एंटी डायरियल मेडिसिन दे सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुए, ये हुए नॉन प्रिस्क्राइब ड्रग्स, मतलब ये बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी हम लोग पेशेंट को दे सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मैक्सिमम में ये ट्राई करना है कि कोई मेडिसिन देना नहीं है, कोई ड्रग यूज़ नहीं करना है। लेकिन बहुत ज़्यादा सीवियर जब कंडीशन आती है, या फिर जब भी विक्टिम हमारे सामने है, पेशेंट सामने है हमारे, और उसको अनबियरेबल पेन है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, तो ऐसे टाइम हम लोग यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि एट दी एंड हमारा मोटो क्या है, हमारा एम क्या है कि पेशेंट की सिवियरिटी को कम करना, जो भी उसका डैमेज है उसको कम करना, उसकी लाइफ सेविंग करना। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे फर्स्ट एड बॉक्स। इसमें कौन सी चीज़ें होनी चाहिए ये हमने देख लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इन्फेक्शन कंट्रोल एंड प्रिकॉशंस। मतलब जब भी हम लोग फर्स्ट एड मैनेजमेंट कर रहे हैं, जो भी हम लोग ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो उस टाइम हमें कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए और इन्फेक्शन कैसे कंट्रोल करना चाहिए। तो इसमें हम तीन चीज़ों में इसको डिवाइड करते हैं। पहला है कि फर्स्ट एड मैनेजमेंट शुरू करने के पहले क्या किया जाए, फिर फर्स्ट एड करने के दौरान क्या किया जाए, और फर्स्ट एड होने के बाद क्या करना है। ये तीन चीज़ों में ये डिवाइड होता है। ठीक है, तो फर्स्ट एड मैनेजमेंट शुरू करने के पहले क्या करना है, तो सबसे पहले अपने खुद के हैंड वॉश करना है। ठीक है, फिर बाद में अगर एप्रन है तो एप्रन पहन लीजिए, अगर ग्लासेस है, चश्मा वगैरह है, तो वो पहन लीजिए। ठीक है, अब ये हमें जब भी हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे एग्ज़ाम में, उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ मैं। अब ये एप्रन पहनना, ग्लासेस पहनना ऑन दी स्पॉट हम लोग जब काम करते हैं तो ये पॉसिबल नहीं होता है, कई बार हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है। लेकिन एज जब भी हम लोग क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे या फिर उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, इसलिए वैसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट एड मैनेजमेंट शुरू करने के पहले हैंड वॉश कर लेंगे खुद का। अगर ग्लासेस है
तो पहन लीजिए, क्योंकि कई बार इन्फेक्शन एयरबॉर्न होता है, मतलब जो वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो हवा में उड़ते हैं। ठीक है, तो वो हमारे आँखों के ज़रिए बॉडी में जा सकते हैं, इसलिए चश्मा लगा लीजिए, एप्रन पहन लीजिए, फिर मास्क होना चाहिए, मास्क लगा लीजिए। तो ये हो गया पहले हमारी खुद की तैयारी। मतलब जब भी फर्स्ट एड हम लोग शुरू करते हैं तो उसके पहले खुद को सेव करके फिर फर्स्ट एड शुरू करना है। ठीक है, अब फर्स्ट एड शुरू करने में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमें देखना है कि पेशेंट किस कंडीशन में है, उसे कौन सी इंजरी हुई है, उसका ब्लीडिंग हो रहा है क्या, उसे कमर में मार लगा है क्या, पैर में मार लगा है क्या, ये उसको पहले एसेस करना है, उसको देखना है। ठीक है, और उसके बाद ही पर्टिकुलर ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी है। तो ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के पहले हम लोग हैंड ग्लव्स पहन लेंगे, क्योंकि उसको टच करना है। हो सकता है कि उसको उसे जो ओपन वुंड है तो उसमें जो ब्लीडिंग हो रहा है उसकी वजह से आपको कुछ इन्फेक्शन हो जाए, या फिर अगर आपके हाथों में अगर कहीं घाव लगा है, कुछ इंजरी अगर हुई है, तो आपका इन्फेक्शन उसको हो सकता है। तो इसलिए सबसे पहले ग्लव्स पहनना है हाथ में। ठीक है, अब इन्फेक्शन कैसे हो सकते हैं, जैसे कि सबसे कॉमनली होता है HIV। ये बहुत जल्दी ब्लड से फैलता है। ठीक है, इसके साथ साथ कॉमनली बहुत सारे हैं, जैसे कि कोल्ड है, हेपेटाइटिस है। ठीक है, तो कई सारी बीमारियां ऐसी है जो ब्लड से ब्लड में अगर टच हो जाए, कांटेक्ट अगर आ जाए ब्लड का, तो यहाँ पे फैल सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें हैंड ग्लव्स पहन लिया, फिर बाद में पेशेंट के पास हमें जाकर उसको देखना है कि कौन से ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, और सेकंड स्टेप क्या रहेगा फिर, कि जो भी पेशेंट की ज़रूरत है उसके हिसाब से उसका पर्टिकुलर ट्रीटमेंट दीजिए। अब ऐसा नहीं कि अगर उसका अगर हाथ फ्रैक्चर हमें लग रहा है तो हमने उसको कुछ प्रेशर पॉइंट दबा रहे हैं पहले, या फिर उसको हिला डुला कर उसको उठा रहे हैं, तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। हमें दिख रहा है पहले अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो सबसे पहले उसका ब्लीडिंग स्टॉप करना है। तो ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, उसको अच्छे से वॉश कर देंगे, जो भी ब्लीडिंग एरिया है, जो भी पार्ट इंजर्ड हुआ है उसको अच्छे से वॉश कर देंगे, फिर उसके ऊपर गॉज बैंडेज वगैरह बांधेंगे। फिर अगर उसमें स्वेलिंग अगर दिख रहा है तो फिर उसको बैंडेज बांधेंगे। ठीक है, अब बैंडेज कौन सा, इसमें ट्रायंगुलर बैंडेज यूज़ कर सकते हैं हम लोग। अगर पेशेंट अगर ठीक से चल नहीं पा रहा है, क्योंकि हम लोग सबसे पहले उसको सेफ प्लेस पे लेके आते हैं, तो अगर वो ठीक से चल नहीं पा रहा है या फिर वो बताता है कि मुझे पैर में बहुत दर्द है, पैर से मैं चल नहीं पा रहा हूँ, तो वहाँ पे चेक करिए। हो सकता है वहाँ पे स्पाज्म हो, मतलब कुछ मोच आई हो, लिगामेंट में कुछ टीयर हुआ है, टूट गया है, या फिर उसमें अकड़न आ गई है, तो ऐसे में हमें क्रिप बैंडेज यूज़ करना है। ठीक है, किसी अगर बहुत ज़्यादा अगर उल्टी हो रही है तो पर्टिकुलर उसको बैठा कर उसको रिलैक्स करवाना है। ठीक है, किसी का अगर ब्रीदिंग रुक गई है तो चेक करना है कि ब्रीदिंग क्यों रुकी है। मतलब जो भी पेशेंट हमारे सामने दिखता है उसकी इंजरी क्या है, उसके हिसाब से पर्टिकुलर ट्रीटमेंट देनी है। ठीक है, पर्टिकुलर ट्रीटमेंट देने के साथ साथ हमें हमें फास्ट डिसीजन भी लेना चाहिए। कई बार हम लोग डिस्कशन में ही रह जाते हैं कि ऐसा लग रहा है कि ये हो गया है, या फिर उसको ब्लीडिंग हो रही है, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो डिस्कशन में टाइम वेस्ट नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, फास्ट उसका एक्सेस करना है, एग्जामिन करना है उसे क्या हुआ है, और फास्ट उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। ठीक है, अब ये हो गया ट्रीटमेंट। अब कोई भी ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के पहले पेशेंट को जब हम लोग चेक करते हैं, उसका डायग्नोसिस करते हैं, तो पहले देखना है कि पेशेंट कॉन्शियस है क्या, मतलब हमें वो सुन पा रहा है क्या, हम लोग जो पूछ रहे हैं उसको रिस्पॉन्स कर पा रहा है क्या। ठीक है, अगर वो कॉन्शियस नहीं है तो उसका ब्रीदिंग चेक करिए, उसका ब्रीदिंग चल रहा है क्या, उसके साथ साथ उसकी पल्स चेक करिए, पल्स उसकी चल रही है क्या, और उसके बाद ही हमारा कोई भी जो ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट करना है। पल्स रेट चेक करने के बाद ही हमारा ट्रीटमेंट उसका स्टार्ट करना है। अब जब हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं तो जो ट्रीटमेंट हमें कंफर्म पता है वही ट्रीटमेंट दीजिए, क्योंकि हाफ नॉलेज इज़ डेंजरस। कोई भी हो सकता है कि किसी का अगर ब्लीडिंग अगर हो रहा है और आपको कुछ उसके प्रेशर पॉइंट पता है,
लेकिन कन्फर्मली आपको पता नहीं कि यही प्रेशर पॉइंट है क्या, या फिर अगर पर्टिकुलर प्रेशर पॉइंट दबाते हैं तो उसका रिस्पॉन्स कैसा रहेगा। अगर आपको फुल नॉलेज नहीं है कोई भी ट्रीटमेंट का तो वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी हम लोग प्रेशर पॉइंट दबाते हैं तो उसका रिस्पॉन्स अलग हो सकता है, क्योंकि हर पेशेंट का बॉडी अलग है, हो सकता है उसकी हेल्थ अलग हो सकता है उससे कई सारी बीमारियां हो। तो हमें तो देखकर पता नहीं चल रहा है कि उसकी कौन सी बीमारियां हैं। तो कोई भी कंडीशन जैसे हम लोग प्रेशर पॉइंट अगर दे रहे हैं तो उसका रिस्पॉन्स क्या होगा, तो ये चीज़ें हमें सब पता होना चाहिए। फिर उसके ऊपर और कौन सा प्रेशर पॉइंट दबाना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमने ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए कोई प्रेशर पॉइंट दबा दिया, हो सकेगा उसको कुछ अनकंफर्टेबल फील हो, अन रिलैक्स उसे लगे, उसे थोड़ा सा अजीब लगे, या फिर उल्टी जैसा महसूस हो, तो फिर उसके लिए क्या करना चाहिए, ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अदरवाइज़ कोई प्रेशर पॉइंट यूज़ मत करिए। उसी तरह किसी की अगर ब्रीदिंग अगर रुक गई है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको पहले चेक करते हैं कि उसकी टंग जो है वो प्रेस हो गई है क्या, वहाँ पे वो हमारी जो विंड पाइप है उसको ब्लॉक कर रही है क्या, ये चेक करते हैं। अगर सब नॉर्मल है फिर भी अगर उसको ब्रीदिंग ठीक से नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको CPR देते हैं या फिर माउथ टू माउथ रेजिस्टेशन देते हैं। तो ये भी कब देना है, जब हमें उसके बारे में पता हो। ठीक है, जब हम लोग माउथ टू माउथ रजिस्ट्रेशन देते हैं तो हम लोग को ये पता होना चाहिए कि हम लोग पहले उसको माउथ टू माउथ उसको एयर रिलीज़ कर रहे हैं, ऑक्सीजन रिलीज़ कर रहे हैं, फिर थोड़ा सा वेट करना है ताकि उसका चेस्ट रेज हो, एलिवेट हो। फिर उसका चेस्ट जब रिलीज़ होता है, रिलैक्स होता है, तो फिर से हमने दूसरी बात देना है। तो ये चीज़ें हमें पता होना चाहिए, वरना कहीं तो भी सुना है कि माउथ टू माउथ ऑक्सीजन देना है तो हम लोग शुरू कर दिया, ऐसा नहीं। जब तक उसके बारे में पता ना हो तो वो चीज़ मत करिए। या फिर CPR हमने बताया था कि 100 to 120 कॉम्प्रेशन देना है 1 मिनट में। ठीक है, और उसके बाद फिर माउथ टू माउथ रेजिस्ट्रेशन देना है, मतलब ये अल्टरनेटली हमें देना है, 2 बार माउथ टू माउथ और 1 टाइम CPR। ओके, तो CPR कैसे देना चाहिए, कौन से पोजीशन में बैठना चाहिए, फिर कितना प्रेस करना चाहिए, ये सब चीज़ें अगर पता ना हो तो CPR मत दीजिए। क्योंकि अगर हम लोग आड़ातड़ उसको अगर दबा रहे हैं तो हो सकता है कुछ अलग ही डैमेज हो जाए, या फिर कई बार पेशेंट थोड़ा ही अनकॉन्शियस होता है, अगर हम लोग उसको पानी छिपते हैं, आवाज़ देते हैं, तो वो कॉन्शियस में आ सकता है। तो ऐसे टाइम CPR मत दीजिए। ठीक है, तो मतलब इन शॉर्ट मुझे ये बताना है कि कोई भी ट्रीटमेंट दो आप लोग, CPR दो, MMR दो, या फिर कोई प्रेशर पॉइंट्स है वो दीजिए, या फिर जो भी होम रेडीमेड्स आपको पता हो वो दीजिए, लेकिन उसका आपको नॉलेज होना चाहिए। अदरवाइज़ उसको वो ट्रीटमेंट मत दीजिए, क्योंकि ऐसे में क्या होगा, उसको हेल्प तो नहीं मिलेगा लेकिन हो सकता है उसकी सिवियरिटी बढ़ जाए, उसका जो गंभीरता है या फिर उसका जो डैमेज है वो बढ़ जाए। ठीक है, अब ये हो गया इसका ट्रीटमेंट। अब इसके बाद क्या करना है, ब्रीदिंग देख लिया हमने, उसका पल्स रेट चेक कर लिया, अगर उसको ज़रूरत है तो CPR दे दिया, MMR दे दिया। अब इसके बाद हमें हॉस्पिटल से कांटेक्ट करना है और वहाँ से असिस्टेंट मांगना है। ठीक है, और फिर बाद में उसको एडमिट करना है। ठीक है, अब ये हो गया हमें जो फर्स्ट एड के दौरान करना है। अब इसके साथ साथ बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, जैसे कि कोई पेशेंट है, अगर वहाँ पे ओपन वुंड है उसका, मतलब उसका जो मार है वहाँ पे अगर ब्लीडिंग अगर हो रहा है तो उसको फटाक से साफ़ करके वहाँ बैंडेज बांध दीजिए। ऐसी जगह पे स्नीजिंग या कफिंग मत करिए, मतलब हमें खांसना नहीं है या छींकना नहीं है, क्योंकि हो सकता है हमारे जो वाटर ड्रॉपलेट्स है जो हमारी छींक से निकलते हैं, खांसी से निकलते हैं, उसकी वजह से उसको इन्फेक्शन हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी पर्सन वहाँ पे वीक है, उसका ब्लीडिंग हो चुका है। तो अगर बैक्टीरियल अगर इन्फेक्शन हो जाएगा, वायरल इन्फेक्शन अगर हो जाएगा तो वो और ज़्यादा सीरियस हो सकता है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे हमें ध्यान रखनी है। अब इसके साथ साथ जहाँ भी ब्लीडिंग का हो गया, ब्लड का बता दिया हमने, फिर स्नीजिंग कफिंग का ध्यान रख लीजिए, ट्रीटमेंट का ध्यान रखिए,
इसके बाद जब हम उसको एडमिट करते हैं कोई भी हॉस्पिटल में, वहाँ तक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर ख़त्म हो जाती है। मतलब जो एज अ फर्स्ट एड मैनेजर हम लोग कर रहे थे, जब से हमने वो कैजुअलिटी दिखी है, विक्टिम दिखा है, वहाँ से लेकर जब तक हम लोग को मेडिकल असिस्टेंट नहीं मिलता है या फिर कोई पर्टिकुलर डॉक्टर अगर नहीं मिलता है, तो जब तक हमें उसका ऑब्जर्वेशन रखना है, कंटिन्यूस उसका ऑब्जर्वेशन करना है कि उसकी पल्स रेट कैसे हो रहे हैं, फिर हमने उसको क्या क्या ट्रीटमेंट दिया, उसका रिस्पांस क्या था, ताकि हम लोग जो भी डॉक्टर पर्टिकुलर असिस्ट करने वाला है उसको, तो हम लोग बता सकें कि हमने इसको सीपीआर दिया है, एमएमआर दिया है, कुछ प्रेशर पॉइंट्स दबाए हैं, इसको कुछ बैंडेज बांधा है, ताकि जो डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करने वाला है तो उसका टाइम वेस्ट ना हो। क्योंकि अगर हम लोग डायरेक्ट डॉक्टर के पास उसको अगर सबमिट कर देंगे, उसको पेशेंट को अगर एडमिट कर देंगे, तो जो भी डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करने वाला है तो उसको डबल से डायग्नोसिस करना पड़ेगा कि इसको क्या क्या था, फिर कितना इसमें ब्लीडिंग हुआ, उसको फ्रैक्चर था क्या। आगे टेस्ट तो होते रहेंगे, एक्सरे होते रहेगा, लेकिन जो ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है, तो जो भी हमने उसको दिया है ट्रीटमेंट उसको बता दीजिए। जो भी डॉक्टर को हम लोग उसको हैंडल करेंगे, जो पेशेंट है हमारे सामने, जब हम लोग उसको एडमिट करेंगे तो पर्टिकुलर डॉक्टर को वहाँ पे बता दीजिए कि ये ट्रीटमेंट हमने इसको दिया है, ठीक है, ताकि उसके बेसिस पे वो नेक्स्ट ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सके। अब ये हो गया कि हम लोग ने ट्रीटमेंट के दौरान क्या करना चाहिए। अब देखते हैं कि ट्रीटमेंट के बाद क्या करना चाहिए। तो ट्रीटमेंट के बाद मैक्सिमम आता है हाइजीन का पार्ट। मतलब जैसे हमने फर्स्ट एड दे दिया है, तो उसके बाद क्या करना है, हमें हमारा जो एप्रन है उसको वॉश करना चाहिए, हमारे जो ग्लासेस है, मास्क है, उसको वॉश करना चाहिए, हमने जो हैंड ग्लव्स पहने थे उसको डिस्पोज करना चाहिए। फिर उसके साथ साथ जो भी हमने कॉटन यूज़ किया था ब्लड को साफ़ करने के लिए, या फिर बैंडेज अगर हमने यूज़ किया होगा, तो उसको डिस्पोज करना चाहिए, ताकि जो भी भाग उसमें जो बैक्टीरिया है, वायरस है, वो ना फैले। ठीक है, तो यहाँ पे हाइजीन रखना है। फिर इसके बाद क्या करना है, हमारे जो भी चीज़ें कांटेक्ट में आई है, सरफेस हो या फिर जो भी इंस्ट्रूमेंट हमने यूज़ किया है फर्स्ट एड के दौरान, हो सकता है वो सीज़र हो सकता है वो थर्मामीटर हो, या फिर कोई स्प्लिंट हो, मतलब जो भी चीज़ें यूज़ आई है, हमारा कोई क्लॉथ अगर यूज़ आया है, या फिर जो भी सरफेस है, तो उसको वहाँ पे सैनिटाइज करना चाहिए, उसको क्लीन करना चाहिए, ताकि जो इन्फेक्शन है वो बढ़े ना ही, जो हमारा जो हाइजीन है वो मेंटेन हो जाए। तो ये होता है हमारे फर्स्ट एड मैनेजमेंट के बाद। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हमें हमेशा ध्यान रखनी है। जब भी हम लोग फर्स्ट एड देते हैं तो उसके पहले क्या करना है, फर्स्ट एड देने के दौरान क्या करना है, और फर्स्ट एड होने के बाद क्या करना है, ये तीन स्टेप में हमें चीज़ें करनी है। और जब भी हम लोग एग्ज़ाम में लिखते हैं तो इन्हीं तीन स्टेप में इसे लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ख़त्म हुआ इन्फेक्शन कंट्रोल एंड प्रिकॉशंस। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पॉइंट जिसका नाम है ड्यूटीज़ ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर, या फिर फर्स्ट एडर। मतलब जो भी मेडिकल प्रैक्टिशनर है जो उसको हेल्प कर रहा है वो, या फिर जो फर्स्ट एड मैनेजमेंट दे रहा है, उसकी ड्यूटी क्या रहेंगी, उसके कर्तव्य क्या रहेंगे, वो हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो हमारी ड्यूटीज में क्या होगा, तो देखिए ड्यूटीज में जब हम लोग हमारे कर्तव्य देखते हैं, तो जो भी एज अ नेचुरोपैथ हो, एज अ डॉक्टर हो, या फिर एज अ फर्स्ट एडर हो, तो सबसे मेन हमारे ड्यूटीज क्या होती है, पेशेंट की जान बचाना। सबसे जो मेन है वो क्या है, पेशेंट की जान बचाना। तो इसमें तीन चीजें आती है। सबसे पहले आता है प्रिवेंट वर्सनिंग। मतलब जो भी डैमेज हो रहा है, जो भी इंजरी हो रही है, तो इंजरी बढ़ने से बचाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्लीडिंग, अगर ब्लीडिंग अगर बहुत ज्यादा ज्यादा हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको क्लीन करके वहां पे बैंडेज बांध देंगे। ठीक है, ताकि ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए। क्योंकि अगर ब्लीडिंग अगर बहुत देर तक अगर होती है, तो पेशेंट अनकॉन्शियस हो सकता है, और कई बार उसकी डेथ भी हो सकती है। तो सबसे पहले क्या होगा, हमारा ड्यूटी वो होगा प्रिवेंट वर्सनिंग, प्रिवेंट डैमेज।
ठीक है, मतलब जो भी डैमेज ऑलरेडी हुआ है उसको बढ़ने से रोका जाए, या फिर जो डैमेज नहीं हुआ है तो वो ना हो, इसकी हम लोग प्रिकॉशंस ले। ठीक है। सेकंड है प्रमोट हीलिंग एंड रिकवरी, मतलब हमें ऐसा चीजें करना चाहिए, ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए ताकि जो पेशेंट है उसकी रिकवरी जल्दी हो और उसका हीलिंग अच्छी तरह से हो। ठीक है। फिर थर्ड आता है प्रिजर्व लाइफ, मतलब जो भी हमने मतलब जो भी इंजरी से उसको बचाया है, फिर उसको हीलिंग करी है, रिकवरी में मदद की है, तो इससे क्या होगा, लास्ट स्टेप वो होगा प्रिजर्व लाइफ, मतलब उसकी जान बच जाएगी। ठीक है, तो ये तीन चीजें बहुत महत्व की है। फर्स्ट है प्रिवेंट वर्सनिंग, सेकंड है प्रमोट रिकवरी एंड हीलिंग, और थर्ड है प्रिजर्व लाइफ, जो कि सबसे अहम मुद्दा है, सबसे मेन टॉपिक, सबसे मेन चीज है इसमें की। ठीक है। अब इसके बाद फिर हम लोग जनरल चीजें कर सकते हैं, जैसे कि बाकी ड्यूटीज तो हमारी है ही, जैसे कि पेशेंट जहाँ भी हमें दिख रहा है इंजूर्ड हुआ है उसको सेफ प्लेस पे लेके जाइए, उसको कंफर्टेबल रखिए। ठीक है। फिर उसके साथ साथ उसका क्विकली, जल्दी से उसका एक्सेस करना है, उसको एग्जामिन करना है कि उसको क्या इंजरी हुई है, कितनी लेवल का इंजरी हुआ है, कितना डीप इंजरी हुआ है, फिर उसके साथ साथ कौन से पार्ट का इंजरी हुआ है, और फिर कौन सी इंजरी हुई है, फ्रैक्चर हुआ है, डैमेज हुआ है, ब्लीडिंग हो रहा है, कई बार कमर में मार लगती है, स्पाइन में मार लगता है, तो कौन से टाइप की इंजरी है वो हमें देखना है। और सबसे पहले, जैसे हम लोग कई देखते हैं एक्सीडेंट हुआ है, तो हमें शांत रहना है और वहाँ का माहौल शांत करना है, मतलब बहुत ज्यादा घबराना नहीं है। जैसे हमने देखा था ड्रोनिंग में, अगर कोई हमारे सामने अगर डूब रहा है, तो हम लोग ऐसा नहीं कि कुछ देखा नहीं, जोश में डायरेक्ट जाके कूदी मार दी पानी में उसको बचाने के लिए, ऐसा नहीं करना है। ठीक है। या फिर कोई रोड पे अगर एक्सीडेंट किसी का हो गया है तो फटाक से उसको ले लिया, उसको अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो बहुत ज्यादा जोर से दबा दिया, या फिर अगर उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो उसकी पीठ पे बहुत लोग थपथपाते हैं, तो ऐसी चीजें नहीं करना है। पहले देख लीजिए, समझ लीजिए कि उसको तकलीफ क्या है, एक्चुअल जो एक्सीडेंटल कंडीशन है वो क्या है, उसके बाद हम लोग को जो भी ट्रीटमेंट देना है वो दीजिए। फिर चाहे आप लोग अगर जरूरत हो तो स्प्लिंट बांधिए, बैंडेज बांधिए, जरूरत हो तो सीपीआर दीजिए, एमएमआर दीजिए, मतलब जो भी जरूरत है उसको फिर हम लोग दे सकते हैं। लेकिन सबसे पहले कामली, मतलब शांति से उसको देख लीजिए कि वहां पे कौन सी चीज की जरूरत है और हम लोग उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आएगा कि अ, जो भी हमारे ट्रीटमेंट्स है वो दे दिया हमने, और फिर बाद में हमें हॉस्पिटल से कांटेक्ट करना है। अब हर एक्सीडेंट कंडीशन में हॉस्पिटल से कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि अगर एक्सीडेंट अगर हो गया है तो हमेशा फ्रैक्चर वगैरह नहीं होता है, हमेशा ब्लीडिंग नहीं होता है, हमेशा पेशेंट अनकॉन्शियस नहीं होता है, उसे थोड़ा लगता है, मार लगता है थोड़ा सा, तो ऐसे टाइम हम लोग बेसिक चीजें देकर उसको फ्री कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। लेकिन अगर जरूरत है मेडिकल असिस्टेंट की, तो मेडिकल असिस्टेंट को हमें कांटेक्ट करना है। उसके नंबर भी आपको बताए थे मैंने, एम्बुलेंस और रेड क्रिसेंट के। ठीक है, जो आपातकालीन स्थिति में मदद करते हैं। अब देखिए ये हुआ नॉर्मली, अब इसके साथ साथ हमें बहुत सी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। अब हमने फर्स्ट एड में देख लिया कि उसको सही ट्रीटमेंट दीजिए, फर्स्ट एड जो भी देना है, बैंडेज बांधना है, स्टिंग डालना है, इन्फेक्शन कंट्रोल करना है, कई सारी चीजें हमने देख ली। लेकिन इसके साथ साथ सराउंडिंग की चीजें भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। जैसे कि अगर रोड एक्सीडेंट है, तो रोड एक्सीडेंट में हमें क्या करना है, सबसे पहले अगर हम लोग कहीं जा रहे हैं रोड पे और हमें सामने दिखा है कि कहीं एक्सीडेंट हुआ है, तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा कि उसको सेफ प्लेस पे लेके आना। क्योंकि अगर बीच रास्ते में अगर वो पेशेंट पड़ा है, विक्टिम अगर पड़ा है, तो हो सकता है कहीं वहां से ट्रक गुजर रहे हो, तो उसको इंजरी ज्यादा हो सकती है, या फिर कोई भी हादसा हो सकता है। तो सबसे पहले उसको सेफ प्लेस पे लेके जाना है।
फिर अगर उसका गाड़ी अगर स्टार्ट है, इंजन अगर उसका स्टार्ट है, तो उसको पहले बंद करना है। ठीक है। अगर अ, उसका कोई पेट्रोल वगैरह लीकेज हो रहा है तो उसको ध्यान देना है, क्योंकि कई बार क्या होता है एक्सीडेंट कंडीशंस में, ऐसे अगर गाड़ी अगर स्टार्ट है या फिर पेट्रोल अगर लीकेज हो रहा है तो ब्लास्ट होने की शक्यता होती है, उसका रिस्क होता है। तो ये चीजों को भी ध्यान रखना है। तो ये चीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? सबसे पहले जो भी सराउंडिंग एरिया में जो भी लोग हैं या फिर आने जाने वाले लोग हैं, उनको रुका कर उनकी हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि आप सब चीजें एक साथ नहीं कर सकते हैं। उसको ट्रीटमेंट देना, मेडिकल हॉस्पिटल को कांटेक्ट करना, या फिर जो भी रोड के एरिया में जो भी चीजें करनी है उसको हैंडल करना, ये चीजें अकेले नहीं कर सकते हम लोग। तो हमें बाकी लोगों की मदद लेनी है। ठीक है। बाकी लोगों की मदद लेकर हम लोग क्या करेंगे, उनको बताएंगे कि यहाँ पे ऐसा ऐसा एक्सीडेंट हुआ है और मैं इसकी मदद कर रहा हूँ। वरना कई बार क्या होता है कि हम लोग हेल्प के लिए जाते हैं, लेकिन बाकी लोग सोचते हैं कि इन्होंने एक्सीडेंट किया है और वहां पे हम लोग को डैमेज कर देते हैं। ठीक है। तो ऐसे में ये इन्फॉर्म करना बहुत जरूरी है सराउंडिंग एरिया को। या फिर कई बार क्या होता है कि हम लोग अच्छे से उसे मदद करने जाते हैं, लेकिन हो सकता है उसको बहुत ज्यादा सीवियर उसको मार लगा है और उसकी डेथ हो गई है। तो ऐसे में बहुत से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो सबसे पहले जब भी रोड एक्सीडेंट होता है तो ये चीजें पहले करनी चाहिए। ठीक है। ताकि जो पर्सन बाकी के लोग हैं वो अ, गाड़ी को हैंडल कर सके, जो पर्सन विक्टिम है उसको साइड में लेके जा सके, और आप फिर उसको फर्स्ट एड दे सके। ठीक है। अब हो सकता है सराउंडिंग एरिया में कोई डॉक्टर मिल जाए आपको, तो वो आपको अच्छा हेल्प कर देगा। तो इसीलिए सबसे पहले हमें सराउंडिंग एरिया का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अब उसको साइड में लेके गए, फिर पर्टिकुलर जो ट्रीटमेंट चाहिए वो दिया। अब इसके साथ साथ हमें क्या करना है, एरिया में अगर कोई मेडिकल है तो वहां पे कांटेक्ट करना है। और फिर अगर पेशेंट अगर अनकॉन्शियस अगर हो रहा है तो हमें पुलिस स्टेशन में भी कांटेक्ट करना है, क्योंकि जब भी पेशेंट अनकॉन्शियस होता है तो उसकी कंडीशन सीवियर होती जाती है। मतलब हम लोग बता नहीं सकते बाहर से कि उसको अंदर क्या इंजरी हुई है, क्योंकि कई बार इंटरनल ब्लीडिंग भी होता है, एक्सटर्नल ब्लीडिंग भी होता है, या फिर जो भी फ्रैक्चर हुआ है वो इंटरनल भी हो सकता है, बाहरी भी हो सकता है। तो हमें देखकर पता नहीं चलेगा कि इसको एक्चुअल में क्या हुआ है। तो अगर पेशेंट अगर बहुत ज्यादा अनकॉन्शियस हो रहा है तो नियर बाय मेडिकल को भी कांटेक्ट करना है और पुलिस स्टेशन को भी कांटेक्ट करना है। ठीक है। और फिर बाद में सबकी हेल्प लेकर उसको पर्टिकुलर मेडिकल में जहाँ पे भी अवेलेबल हो, उसकी ट्रीटमेंट हो सकती हो, वहां पे उसको एडमिट करना है। ठीक है। अब ये हो गया जब भी हम लोग को हेल्प मिल रही है। अब कई बार ऐसा हो सकता है कि हमें हेल्प ना मिले, हो सकता है आधी रात में हम लोग कहीं जा रहे हैं और किसी का एक्सीडेंट अगर हो गया है, तो ऐसे टाइम में हमें हेल्प नहीं मिलेंगी। तो हमें अकेले जितना हो सके उतना करना है। सबसे पहले उसको हम लोग सेफ प्लेस लेके आएंगे, फिर बाकी लोगों को आवाज देने की कोशिश करेंगे, या फिर हमारे गाड़ी में फोर व्हीलर्स में इमरजेंसी लाइट होते हैं, उसको ऑन कर दीजिए, ताकि एरिया के लोगों को पता चले कि यहाँ पे कुछ तो भी एक्सीडेंट हुआ है, ताकि वो हेल्प के लिए आ सके। ठीक है। और फिर बाद में हम लोग हमारा ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब एडमिट करने के बाद हम लोग को उसे ठीक से ध्यान देना है कि उसे बरोबर ट्रीटमेंट मिला है क्या। अगर हम लोग को पर्टिकुलर चीज का नॉलेज है तो हम लोग ये देख सकते हैं कि उसको सही ट्रीटमेंट मिला है क्या, या फिर पर्टिकुलर जो डॉक्टर चाहिए उसे वो मिला है क्या। ठीक है। और उसके बाद फिर हमें पेशेंट है जो जो भी कैजुअलिटी है, विक्टिम है, उसके रिलेटिव्स को, उसके घर के लोगों को, फैमिली मेंबर्स को इन्फॉर्म भी करना है। ठीक है। तो ये चीजें भी हमारे ड्यूटीज में आती है। सिर्फ उसको ट्रीटमेंट देना या हाइजीन रखना, इन्फेक्शन कंट्रोल करना, इतना ही नहीं तो उसकी सराउंडिंग, उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो भी हमारे ड्यूटीज में आती ही है। ठीक है। अब ऑब्वियसली एज अ डॉक्टर हम लोग जो भी ड्यूटी है वो तो हम लोग करेंगे ही। इन्फेक्शन का ध्यान रखेंगे, उसको ट्रीटमेंट देंगे, कुछ प्रेशर पॉइंट्स होंगे तो वो देंगे, बैंडेज लगता होगा तो वो बांधेंगे, स्प्लिंट लगता है तो वो बांधेंगे। लेकिन उसके साथ साथ ये चीजें भी हमें ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है।
तो ये सारी चीजें आ जाएंगी हमारे ड्यूटीज में। अब फिर इसके बाद फिर हमारे स्टार्ट होता है एक्सीडेंटल कंडीशंस। मतलब यहाँ पे फिर डिवाइड हो जाएगा कि एक्सीडेंटल कंडीशन कौन सा है। आगे वाले पेशेंट का रोड एक्सीडेंट हुआ है, वो फिर पानी में डूबा है, या फिर किसी को सांप काट लिया है, किसी ने फांसी ले लिया है, ठीक है। हो सकता है किसी ने अपनी नस काट ली हो। होता है ना, कई बार सुसाइड करने की कोशिश करते हैं तो नस काट लेते हैं। तो इसके बाद फिर हमारे जो अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग एक्सीडेंट्स है, उसके हिसाब से हमारी ट्रीटमेंट्स रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आज ये टॉपिक खत्म हुआ।